अगर उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, जैसा कि कुछ ये बच्चों ने मेरे को बोला है क्वेश्चन नंबर 7th 8th 14 15 एंड 10, 5 क्वेश्चन बच्चों ने को समझ में नहीं आए। जिन जिन को जिस जिस क्वेश्चन में डाउट था वो क्वेश्चन बता सकता है। उसके बाद में उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में 1 घंटे में मान लो 5-7 मिनट पहले बर्बाद हो जाते हैं। तो मान लो 40 से 45 मिनट में या फिर 50 मिनट में हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पा सकते। हमने 10th क्वेश्चन बोल दिया बेटा। यस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन आपने बताए हैं। हाँ, 7th क्वेश्चन भी है बेटा। 7th क्वेश्चन है 7 8 14 15 और 10। आई थिंक ज्यादातर बच्चों के सेम क्वेश्चंस में डाउट होते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि हम सारे क्वेश्चंस में, जैसे 15th के 15th क्वेश्चन सॉल्व करवाने में जल्दी जल्दी में जिन क्वेश्चंस में डाउट है वो भी जल्दी में सॉल्व हो जाता है और डाउट का डाउट बना रह जाता है। तो क्यों ना हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिनमें आपको डाउट है अच्छे से, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के डाउट तो क्लियर है ना, तो उनको दोबारा से करने से क्या फायदा है। इसीलिए हम इस तरीके से पेपर डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। हाँ, 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो आज की क्लास में ओनली पेपर डिस्कशन होगा और रे ऑप्टिक्स इसमें एसी और है। एक मिनट कैमरा ऑन कर दूं। ठीक है, तो हमारा आज 5th 5th ऑफ नवंबर का पेपर है। 5th ऑफ नवंबर 2023 का पेपर है ये, आज जो डिस्कस होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको हो चुका है, सेकंड यानी कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है 7th क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है, यही पूछा है ना। देखो उसने क्या बोला है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 मिली हेनरी का कॉइल है और 10 माइक्रोफेरेड का क्या है, कैपेसिटर। यानी कि पहले देखो दिया क्या क्या है। उसने रजिस्टर दे रखा है, उसने रजिस्टर दे रखा है कितने का, 10 ओम का, और 5 मिली हेनरी का कॉइल है, यानी कि एल, एल दे रखा है 5 मिली हेनरी, और आपको कैपेसिटेंस दे रखा है कितना, 10 माइक्रोफेरेड। तीन चीजें दे रखी हैं, आर जॉइंड इन सीरीज, when suitable frequency of alternating current source is joined to this combination the circuit resonates। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन आने वाली, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन क्या होती थी पहले ये बताओ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होता था बेटा। XL is equal to XC। यस, एक्स एल इक्वल टू आपका क्या होता था, एक्स सी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। देखो एक्चुअली में आपको बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज हाफ, रेजिस्टेंस को उसने आधा कर दिया है, तब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़े, देखिएगा जरा। फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन इन एसी क्या होता है हमारा, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। एक्स एल क्या ये होता है मेरा, ओमेगा एल। एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, होता है कि नहीं। यस सर। यस सर। अब देखो, अब मैं यहां से अगर ओमेगा निकालना चाहूं, या फिर पूछा क्या इसने, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो ओमेगा निकालना चाहूं तो क्या आएगा मेरा, ये ओमेगा उधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आएगा मेरा 1/LC। तो ओमेगा मेरा आ जाएगा 1/अंडर रूट में LC आएगा। तो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, या फिर होता है 2 पाई/T। तो मुझे एफ के टर्म में चाहिए तो एफ के मैंने यूज कर लिया मैंने, 1/अंडर रूट में LC। 2 पाई को इधर भेज दो, एफ इक्वल टू क्या है, 1/2 पाई इंटू 1/अंडर रूट में LC। क्या एक बात बताओ, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसी भी तरह से रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है क्या, नो सर। नो सर। किसी भी तरह से डिपेंड कर रही है। तो उसने क्या किया, आपको बेवकूफ बनाया है।
बेवकूफ बनाया है। तो यानी कि इस पे रेजिस्टेंस, देखो इंडक्टर में और कैपेसिटर में कोई भी चेंज नहीं किया है उसने, इसका मतलब नो चेंज, या फिर मैं बोलूं डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, सो रिमेन सेम। Yes, sir. So first, रिमेन सेम यानी कि बता ऑप्शन दोगे? सी इज करेक्ट। So क्लियर हुआ? हाँ बच्चा बताओ। yes, sir. तो सर जो पहला क्वेश्चन है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बताता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये 7th क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको याद है फर्स्ट क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता था, किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो फॉर्मूला लगेगा, वन कंडक्टिंग U tube is sliding inside another U tube of figure maintaining the electrical contact between the tubes। ये अब सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है बस। कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे एरो का मतलब क्या है, अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहा है, एरो का मतलब क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है yes, sir. भाई। क्रॉस अगर है कहीं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। अगर कहीं डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, आपके पेज से बाहर की तरफ आ रहा है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, उसने sir. बोला है, देखो द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दे रखा है उसने। ईच ट्यूब मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि दोनों के दोनों की v वेलोसिटी है। What is EMF induced in circuit BL and V where L is width of the tube? आपको याद हो इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जब कोई कॉइल लीनियरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती थी तो हमारा एक फॉर्मूला होता था VLB, ये था फॉर्मूला, बताओ। Yes, फोर्स का। हाँ कि नहीं था ये फॉर्मूला? ये एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ था, बी लिख दिया मैंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ था। अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे एल सेम है, बी सेम है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एल लेंथ है। अब उसने कंफ्यूजन किस में क्रिएट की है, वी के लिए कंफ्यूजन क्रिएट की है, मेन चीज ये है मेन। एक्चुअली में इसमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट की है, इसने बोला है कि एक तो इधर से मूव कर रही है, एक इधर से मूव कर रहा है, तो हमें चाहिए क्या, ये एक्चुअली में नेट वेलोसिटी होती है, तो हमें क्या चाहिए होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे, माना कि ये वाली पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव, तब क्या करोगे, V1 माइनस के V2 करोगे कि नहीं करोगे। माना ये V1 है, ये मेरा V2 है, तो V1 क्या है मेरा, प्लस के V, माइनस V2 क्या है मेरा, माइनस के V। तो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2V हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। Yes, बोलो। sir. अब जब 2V रिलेटिव वेलोसिटी हो गई तो उसी को यहां पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, 2VLB इज द करेक्ट आंसर। 2VLB है कहीं, हाँ ये रहा, ऑप्शन डी। D. क्लियर है बेटा? सर रिलेटिव आपने कैसे बल्कि किया वो? रिलेटिव मतलब है, देखो एक ऑब्जेक्ट मेरा इधर जा रहा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इधर आ, आप किसी को भी एक ले लो, किसी को भी 1 ले लो, किसी को भी 2 ले लो। आप, मैंने पहले क्या लिया, इसको 2 लिया, इसको 1 लिया। आप ले लो, इसको 1 ले लो और इसको भी 2 ले लो। आप इसका उल्टा कर लो, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, तो दोनों की अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, माना कि V2 माइनस V1, V2 क्या है मेरा, माइनस के V1 है, माइनस के V1 है, और ये क्या है मेरा, प्लस के V1 है, तो माइनस के V1 आ गया। तो मेरा क्या आ गया रिलेटिव, माइनस के 2V1। अब देखो माइनस के क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेरा माइनस लिया है, इसलिए ये माइनस, ओनली माइनस साइन सिंबल को दिखाता है बस, कि डायरेक्शन क्या है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? यस। के रेस्पेक्ट में V1 की भी रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, तो रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट था इसमें, और कुछ था ही नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट था।
ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि पूछा गया था, आपने पूछा था। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, इफ द रीडिंग ऑफ एन एमीटर इज 10 एम्पियर, किसी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जो रीडिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, आरएमएस रीडिंग। रीडिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज आरएमएस वैल्यूज। चाहे वो पोटेंशियल हो, वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे कुछ भी एम्पलीट्यूड हो, कुछ भी हो, वो आरएमएस वैल्यूज को शो करता है। अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में रीडिंग दिख रही है तो वो आरएमएस वैल्यूज है। तो हमें क्या दे रखा है इसका मतलब, आई RMS आरएमएस आपको दे रखा है कितना, 10 एम्पियर। अब पूछा क्या value। है, पीक वैल्यू मतलब आई नॉट पूछा है। इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या दिक्कत आई, आपके पहले जो बैच था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने कि सर ये क्वेश्चन ही है। ऑप्शन डी। अब आप देखोगे, आई नॉट का फॉर्मूला हमें पता है क्या, आई IRMS आई आरएमएस का आई आरएमएस आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। ये वाला फॉर्मूला याद है। Yes, Yes, sir. yes sir। अब मुझे चाहिए क्या, आई नॉट चाहिए। आई नॉट क्या होगा, अंडर रूट टू आई आर एम एस, अंडर रूट टू इंटू 10, या फिर मैं बोलूं 10√2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। यस और नो, Yes sir। कोई दिक्कत। No sir। No, sir. 8th के बाद में क्वेश्चन बोला था आपने, क्वेश्चन नंबर 10। Yes. अब क्वेश्चन नंबर 10 को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल, पावर फैक्टर ऑफ फॉलोइंग सर्किट विल बी, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या, पहले पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताओ, कोई बताएगा पावर फैक्टर का फॉर्मूला। अच्छा, VI cos थीटा। IRMS, पावर, VRMS, वो पावर थी, पावर फैक्टर। IRMS, VRMS cos. अपॉन Z। नो 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 नो, देखो हमारा रेजिस्टेंस किधर होता था, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। रेजिस्टेंस मेरा इधर होता था, इधर क्या होता था मेरा, इधर होता था मेरा XL माइनस के XC होता था। Yes sir। अरे XL मेरा, XC मेरा पीछे होता था, XL ऊपर होता था, तो XL को XC को इधर होता था एक्चुअली में XC, इसको हमने ऊपर की तरफ लिख दिया माइनस का साइन लेके। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आता था कहीं इधर Z, ये होता था हमारा 5। तो हमारा तो जो R पावर फैक्टर होता था cos 5 होता था। अब देखो इस यहां से ट्रायंगल देखो जरा, मान लो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं। Yes, Yes sir. sir। बेस क्या है मेरा, इसमें बेस क्या है, रेजिस्टेंस। R हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, Z Z। है कि नहीं, Yes sir। बोलो। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ये। तो आर, आर आपका ऊपर है, नीचे जेड को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XL माइनस के XC का होल स्क्वायर। बोलो, Yes, sir. पावर फैक्टर का फॉर्मूला समझ में आया। Yes, sir. अब इसमें एक चीज और कंफ्यूजन की है, कोई और बताएगा क्या, कोई कुछ बताएगा। एक चीज और है जो कि आपको परेशान कर, तो स्मॉल R। स्मॉल आर। यस, आपको कैपिटल आर हमें समझ में आ रहा है, एक्सएल समझ में आ रहा है, XC समझ में आ रहा है, स्मॉल आर का क्या करना भाई। ये उसने बोला है कि जो इंडक्टर है ना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और अच्छा कैपिटल आर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो कैपिटल आर के सीरीज में या पैरेलल में ये इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज में। सीरीज में। तो हम बोलेंगे सीरीज में। फॉर फॉर नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कितना होगा 40 प्लस 40, कितना हो जाएगा 80। 80। अब जो कैपिटल आर यहाँ पे है उसकी अब क्या यूज करेंगे, आर नेट यूज करेंगे। अब लगा दो फॉर्मूला कॉस फाई का, कॉस फाई इक्वल टू आर नेट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XC माइनस के एक्स, सॉरी XL माइनस के XC।
एक्सएल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। आर नेट क्या है हमारा? आर नेट क्या है? 80 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 80 का स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या है मेरा? एक्सएल है 100 माइनस एक्स सी 40। 40 का स्क्वायर। कितना यहाँ तक क्लियर है? अब देखो Yes, sir. 80 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा? 80 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। Yes, sir. 400। यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे लिखते हैं 80 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 6400 प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 60 बचेगा, 36। इसका 3600 Yes, sir. तो नीचे 10,000 हो जाएगा आई थिंक। यस सर। Yes, sir. 10,000 का अंडर रूट क्या होगा? 80 डिवाइडेड बाई दो जीरो बचेंगे एक वन पे, 100. तो कितना आ रहा है? 0.8 0.8. 0.8 इज द करेक्ट Sir. आंसर। हाँ बेटा बताओ। सर इसमें जहाँ पे स्क्वायर लिखा है 100 माइनस 40 स्क्वायर, तो इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगाते वो कौन सा बाइनोमियल। फॉर्मूला? सर जो a स्क्वायर प्लस 2ab वाला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके। यस सर। इजी को टफ क्यों करना चाह रहे हो? अच्छा ठीक है, आप इस फॉर्मूले से आप चाह रहे हो कि 100 माइनस के 40 को मैं ऐसे करूं कि 100 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 40, ऐसे सॉल्व करना चाह रहे हो आप? यस सर। हैं? तो देखो आप इसको इजी कर रहे हो टफ कर रहे हो, पहले ये देखो। पहले यहाँ पे 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 40 का 1000, 40 का 1600 माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 8, 8 पे 3 जीरो। तो देखो कितनी चीजें माइनस प्लस करनी पड़ रही है कि नहीं? यस सर। एक तरीका है उसको स्क्वायर खोलो ऐड करो माइनस करो, एक तरीका है 100 माइनस के 40 60, 60 का स्क्वायर 3600। ओके सर। ओके यस सर। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? और कौन सा क्वेश्चन था? एक सेकेंड। क्वेश्चन 2 सर, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 भी है? ओके जस्ट वेट, पहले मैं बाकी बच्चों का क्वेश्चन देखूं कौन सा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन 2 पूछना है आपको, ठीक है जरा आते हैं क्वेश्चन 2 पर। ये है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन 2 में क्या है, हमें क्या देखा? एन कॉइल, अ कॉइल ऑफ एन टर्न, उसमें एन टर्न है ऑफ, उसका रेजिस्टेंस क्या है हमारा? आर ओ, इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस। देखो एक कॉइल का रेजिस्टेंस आर है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 4 आर है, और इन दोनों को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस 5R। टोटल रेजिस्टेंस 5 आर। यस देखो आपको कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है आर ओम, और आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, 4 आर ओम। टोटल दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना? हो जाएगा आर प्लस 4 आर, कितना हो जाएगा? 5 आर हो गया मेरा टोटल रेजिस्टेंस, 5 आर हो गया भाई। अच्छा एक बात दो, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का एन टर्म्स के टर्म में एक वो होता था फॉर्मूला, एन डी फाई ओवर डी टी माइनस के होता था इंड्यूस्ड ईएमएफ Yes, यस sir. सर। माइनस के एन डी फाई ओवर डी टी। फाई क्या होता था? डी फाई क्या होता था? क्या? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। डी फाई आपका क्या होता था? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और उसने क्या दे रखा है? देखो दिस कॉम्बिनेशन इज मूव्ड टी सेकंड, टी सेकंड में कितना चेंज हो रहा है? W1 से W2 हो रहा है, हो रहा है। यस सर। यस सर। Yes, ये sir. तो आपका क्या रहा? ईएमएफ रहा। अगर मुझे करंट चाहिए तो, करंट चाहिए तो क्या मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इंड्यूस्ड करंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? माइनस के एन ओवर आर इक्विवेलेंट इंटू डी फाई ओवर डी टी। भाई ई अपॉन आर होगा ना करंट। यस सर। भाई ई ये पूरा है,
इसमें मैंने आर इक्विवेलेंट का डिवाइड कर दिया तो मेरा करंट आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ sir. पे आर इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट करो, 5R पुट करो, माइनस के एन अपॉन आर इक्विवेलेंट की जगह 5R पुट करो। अब देखो D5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, D5 को यहाँ पे देखो D5 माइनस D5 क्या मेरा चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स का मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस के इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कितना है मेरा W2, इनिशियल फ्लक्स कितना है मेरा W1। लिख सकता हूँ D5 को ये। Yes, sir. Yes, sir. टोटल चेंज इन टाइम कितना है, टाइम कितना लग रहा है, T सेकंड लग रहा है इसमें। तो मैं D5 की जगह पे, और देखो DT की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, T लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जरा, माइनस के n ओवर 5R इंटू D5 की जगह पे क्या पुट करोगे, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई T। तो आप इसके जैसे इसने लिखा है उस टर्म में लिख दो कि माइनस के n W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई 5RT इज द करेक्ट आंसर। Which option is correct? Option, I think D option is correct. है ना? Sir, D में 5 नहीं है. 5 नहीं है. अच्छा 5 नहीं है, I think option A correct है। A लेकिन इसने माइनस में नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. कोई भी A ऑप्शन नहीं. में नहीं है, तो हो सकता है इसने ओनली मैग्नीट्यूड पूछा हो। Yes, sir. Induced, हाँ मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड पूछे मैग्नीट्यूड बता दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा 5 ज्यादा इंपोर्टेंट है उससे। 5 ज्यादा इंपोर्टेंट, हम 5 को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप देखोगे दो ऑप्शन में ही 5 है, एक इसमें है और एक किसमें है, ऑप्शन ए में है। दोनों के दोनों प्लस के हैं, दोनों के दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसको प्लस का ले लो। ठीक है, छोड़ो इसको, माइनस को पहले ही छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड भाई माइनस क्या दिखाता था, ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन माइनस, डायरेक्शन की बात नहीं कि उसने मैग्नीट्यूड की बात की, मैग्नीट्यूड बता देते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब कौन सा क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक 10 हो चुका है। Yes, sir. Yes, sir. 10 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाँ, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक्चुअली अगर आपको याद हो तो मैंने ये आपको एक फंडा बताया था इसके लिए। Yes, sir. Yes, sir. जो आपको इमेज अपनी किसी मिरर में देखनी है तो उसके लिए एक फंडा बताया था, कोई बताएगा क्या होता था? सर जो वैल्यू हाइट दी हो पेन की उसका हाफ कर देना है और वो मिरर यस, जो हाइट होती थी उसका हाफ कर देना है। जो रिक्वायर्ड मिरर इमेज इक्वल टू h/2, h/2 यानी कि 170 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 85 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों के ऊपर होके निकल गया होगा, मुझे पक्का पता है। देख लेते हैं इसको अच्छे से। माना कि ये आपका मिरर, ठीक है, और ये आप खड़े हो, थोड़ा लंबा फेस है आपका, आंखें आपकी यहाँ पे हैं। मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ इसका कारण अभी बता दूंगा। ठीक है, ये आपके हाथ हैं, ये आपके पैर हैं, तो कहीं कहीं जाके ऐसी इमेज कहीं इधर बनेगी, बनेगी। तो माना कि थोड़े बाल भी खड़े हुए ऊपर आपके, ठीक है, बाल और बना, फिगर थोड़ा अच्छा बने, ठीक है। ऐसी इमेज कहीं आपकी इधर बनेगी। भाई इमेज तो सेम बनेगी ना, यस और नो? Yes, sir. तो माना कि आपके बाल से कोई एक वो निकल के आई रे और आपकी आंखों तक रिफ्लेक्ट हो गई। बाल से कोई एक रे निकल के आई, आंखों तक रिफ्लेक्ट हो गई, और ये रे आपकी यहां तक बालों तक भी जा रही, ठीक है। सिमिलरली आपके पैरों से एक रे आई निकल के और वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक, ये रे रिफ्लेक्ट होके आपके पैरों तक पहुंच रही। तो आप देखोगे एक ट्रायंगल बन रहा है इसमें, इसी ट्रायंगल का कमाल होगा सब कुछ। पहले एरो लगा देता हूं मैं एक बार। ये रे ऐसे आई थी, ऐसे गई है, ये रे ऐसे आई है, ऐसे गई। अब जरा एक ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा,
थोड़ा अच्छा नहीं बनाया बट आपको मानना पड़ेगा ये ट्रायंगल है। ये और ये इसके पैरों तक, इसके पैरों तक और इसकी ये हाइट, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? ये हम आपकी इसकी मान लो हाइट थी h, ये हाइट है h, और हमारी ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस मान रहा हूं मैं क्या, मान लो d मान लेते हैं, d है। तो इमेज की भी डिस्टेंस वही होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी कि नहीं? तो आप जरा इसको, इस ट्रायंगल को ए बी सी डी ई, इस ट्रायंगल को अलग बना देता हूं मैं, ठीक है? इस ट्रायंगल को देखो जरा, ये मान लो ये ट्रायंगल है आपका ऐसे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, ये कैपिटल एच है। माना कि ये जो लेंथ है ना मिरर की जो हमें चाहिए वो एल है, ये हमारी एल है। अब यार ट्रायंगल का रूल अप्लाई करो, फ्रॉम ट्रायंगल देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई एंड ए सी डी, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं? बोलो। यस सर। यस सर। देखो आप देखो कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसके लिए एक फंडा होता है क्या, बीई, बीई डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक जो लेंथ है, और यहां से यहां तक जो लेंथ है, क्या ये डिस्टेंस डी थी मेरी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यही तो थी डी, और Yes. यहां से यहां तक ये भी डी थी, ये भी डी है। तो क्या मैं बोलूं बीई डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई टू डी, यहां से ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ए पॉइंट तक डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, डी प्लस डी टू डी। यहां तक क्लियर है? बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? सर CD के नीचे कैसे 2D आया? सी डी के नीचे बेटा देखो, बीई डिवाइडेड बाई बीई लाइन से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, डी है, बीई Yes, लाइन sir. से ए तक की डिस्टेंस डी है। सिमिलरली सी डी डिवाइडेड बाई सी डी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, डी प्लस डी है कि नहीं है? Yes, sir. आएगी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखो बीई, बीई क्या है मेरा, बीई है मेरा एल डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू सी डी क्या है मेरा एच है डिवाइडेड बाई टू डी, डी से डी कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे यहाँ पे एल इक्वल टू मेरा है एच बाई टू। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. कोई दुविधा किसी को? नो सर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15, 14 के बाद में 15, ये तो मैं ही बता रहा था आपको, वैसे आपने तो पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 15 है, 15 ही है। अब देखो 15 क्वेश्चन नंबर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, करेंगे इसको। एन इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। सर जिसमें इक्विलेटरल 60 प्रिज्म का का मतलब क्या है? जिसका एंगल यानी कि ए एंगल मेरा दे दिया इसने 60 डिग्री दे दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल होंगी और सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे, और एंगल अगर इक्वल हैं तीनों एंगल, तो एंगल के टोटल सम होना चाहिए 180। तो 180 को डिवाइड करोगे तीन पार्ट्स में तो कितना होगा, 60 60 60। सिमिलरली उसने दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म मतलब ग्लास, म्यू जी दे रखा है कितना 1.6, और म्यू वाटर दे रखा है कितना 1.33। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक प्रिज्म है, जिस प्रिज्म को मैंने पानी के अंदर डुबा रखा है, उस प्रिज्म को पानी के अंदर डुबा रखा है, और उस प्रिज्म के किसी एक फेस पे मैं इंसिडेंट लाइट डाल रहा हूं 40 डिग्री पे, किसी एक फेस पे 40 डिग्री पे मैं एंगल, 40 डिग्री एंगल पे मैं लाइट को डाल रहा हूं किसी एक फेस पे। तो मुझे बताओ कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा, वो प्रिज्म कितना एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या था, और अप्लाई करेंगे हम स्नेल लॉ। अब जरा धीमे धीमे सारी चीजों को देखते हैं।
सबसे पहले हम प्रिज्म बनाते हैं, तो प्रिज्म बनाते हैं, एक बार आते हैं। मान लो ये प्रिज्म है, ये एंगल ए है जो कि 60 डिग्री है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और यहाँ पे वाटर है, तो म्यू वाटर दे रखा है कितना, हाँ 1.33, और ये गिलास है तो म्यू गिलास दे रखा है कितना 1.6। माना कि ये यहाँ पे लाइट गिर रही है तो नॉर्मल बना देता हूँ यहाँ पे, तो हमारी लाइट फॉल कर रही है इस पॉइंट पे, माना ऐसे लाइट फॉल कर रही है, तो ये वाला इंसिडेंट एंगल आई दे रखा है कितना 40 डिग्री दे रखा है भाई, ये तो दे रखा है कि नहीं। Yes, sir. अब देखो इस लाइट की चाहत क्या थी, ये लाइट की चाहत थी कि भाई मैं सीधा ऐसे निकल गया, लेकिन इस प्रिज्म ने आके गड़बड़ कर दिया, इसके साथ धोखा कर दिया भाई। इस प्रिज्म ने क्या किया, इस लाइट को बेंड कर दिया। रेयर मीडियम है 1.33, ये 1.6, तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ लाइट आती है तो कहाँ बेंड होगी, नॉर्मल से Toward दूर भागेगी या नॉर्मल के पास आएगी, से पास आएगी। Pass. पास पास आएगी। आएगी। तो जाना चाहती थी ऐसे, जाएगी ऐसे, तो यहां से बेंड होके मान लो यहाँ पे पहुंच गई, तो ये वाला मैं एंगल मान लेता हूं मेरा R1। अब भाई यहाँ पे भी नॉर्मल बनाना होगा फिर हम, चलो यहाँ पे नॉर्मल बना लो, ये आपका नॉर्मल ये हो गया। अब जब ये नॉर्मल हो गया तो ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए मुझे, ये वाला एंगल क्या होगा R2 मान लेता हूँ, इसको नहीं पता हूँ। अब फिर दोबारा से इधर वाटर है, फिर दोबारा से इधर क्या है म्यू वाटर है 1.33। अब क्या लाइट कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, अब नॉर्मल से दूर भागेगी या नॉर्मल के पास आएगी, दूर, थोड़ा दूर भागे। नॉर्मल से दूर भागेगी, तो नॉर्मल ये है, तो लाइट हमारी ऐसे आ जाएगी, जाना चाहती थी ऐसे लेकिन आ गई ऐसे, तो ये एंगल मान लेता हूं मैं ई है मेरा। अब लाइट जा रही है यहां तक, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था, ये जो एंगल है इसी को हम बोलते थे डेल्टा, या फिर बोले एंगल ऑफ डेविएशन। आई बात समझ में, लाइट जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन जा रही है कैसे, इस तरीके से। लाइट कैसे, जब प्रिज्म नहीं होता तो लाइट मेरी कैसे जाना चाहती थी, और प्रिज्म लगाने के बाद में लाइट कैसे जा रही है, उन दोनों लाइट रेज के बीच का एंगल ही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए क्या, एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला होता था, एंगल ऑफ डेविएशन का डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई प्लस ई, आई प्लस ई माइनस के ए, यस ये फॉर्मूला होता था एंगल ऑफ डेविएशन का, याद है ये फॉर्मूला। Yes, sir. तो यहाँ पे हमें आई पता है और ए पता है, हमें ई नहीं पता। अब ई निकालने के लिए सारी मेहनत करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, R1 की वैल्यू निकालते हैं। पहले आर स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, पहले R1 की वैल्यू निकालते हैं, R1 निकालेंगे, फिर हमारा एक ए का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, तो वहां से हमें R2 पता चलेगा, फिर से स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे, फिर हमें ई पता चल जाएगा। तो पहले हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं किस पे, एसी सरफेस पे, ऑन एसी सरफेस, एसी सरफेस पे लगाओ यार, क्या आएगा, म्यू डब्ल्यू साइन आई इक्वल टू म्यू ग्लास साइन R1, आएगा कि नहीं। यस ठीक है, म्यू डब्ल्यू क्या है मेरा, म्यू डब्ल्यू है मेरा 1.33 इंटू साइन आई, साइन 40 इक्वल टू म्यू जी, क्या है मेरा म्यू जी, म्यू जी कितना है, म्यू जी है मेरा 1.6 इंटू साइन आर, साइन आर। तो आप देखोगे इसको इसके नीचे ले जाओगे तो आप सॉल्व होके आएगा ये, साइन R1 मेरा आएगा कितना, 0.5342, 0. एक्चुअली मैं बोल कैसे रहा हूँ ऐसे, ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ यही दो वैल्यू दे रखी है, साइन इनवर्स इसकी वैल्यू दे रखी है देखो, और देखो इसकी वैल्यू दे रखी है,
तो जो साइन इनवर्स में वैल्यू में जरूरत पड़ेगी इस हिसाब से आएंगे कि वैल्यू मिल जाए, आंसर मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग आएंगे ये। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes. Yes, sir. हवा लग रही है? Yes, Yes, sir. sir. सर आपका माइक ऑफ हो गया है। माइक ऑफ? अच्छा माइक ऑफ हो गया था। Yes, sir. तो अभी क्या हुआ हमारा, R1 कैसे निकालोगे? R1 आपका साइन इनवर्स 0.5342 और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 32 डिग्री 18 मिनट, ये दे रखी है। क्लियर है यहां तक? बोलो। Yes, सिमिलरली sir. अब हमें पता है ए का फॉर्मूला, ए इक्वल टू होता है मेरा R1 प्लस R2। ए पता है मुझे 60 डिग्री है, R1 कितना निकाल लिया हमने, 32.18 प्लस R2 हमें निकालना है, तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा, जरा बताओ R2 कितना आएगा? R2 मेरा आ जाएगा 27.42, 27.42। अब आप सिमिलरली अप्लाई कर दो, अप्लाई स्नेल्स लॉ किसमें, ए बी सरफेस पे, स्नेल्स लॉ ऑन ए बी सरफेस। ए बी सरफेस पे अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, देखो सिग्मा म्यू जी साइन कितना R2 इक्वल टू म्यू डब्ल्यू साइन क्या, अरे बोलो साइन ई, करोगे कि नहीं? Yes, जिस sir. साइड का Yes, sir. एंगल उसी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर बाहर वाले का एंगल ले रहे हो तो बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब म्यू जी क्या है हमारा, म्यू जी क्या है, म्यू जी, अरे म्यू जी वैल्यू 1.6 इंटू साइन R2 क्या दे रखा है, 27.42 इक्वल टू म्यू डब्ल्यू क्या है 1.33 3. इंटू साइन ई। तो यहां से ई एंगल आ जाएगा मेरा सॉल्व करने के बाद में, साइन ई आएगा, एक्चुअली में साइन ई आएगा मेरा 0.5592। तो जब साइन इनवर्स करूंगा तो मेरा ई आ जाएगा 34 डिग्री। तो देखो मेरा ई आ गया, इसी ई के लिए तो मेहनत कर रहे थे इतनी देर से, हम कर रहे थे कि नहीं इसके लिए। Yes, sir. अब क्या करोगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। तो डेल्टा इक्वल टू आई कितना है मेरा, आई 40 प्लस 34 ई हो गया माइनस 60। 34. तो मेरा डेल्टा कितना आ गया, डेल्टा 14 डिग्री। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. अच्छा और कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आया है? मैंने जो आपने बताया वो सारे क्वेश्चन करवा दिए, 1 2 7 8 14 15 10। ऑल क्लियर है सारा कुछ? Yes, sir. बोलो। ठीक है फिर, ओके देन फिर बच्चों, अगर आपका सब कुछ क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके Thank you देन, so much. वेल डन, गुड नाइट, यू Yes, वेलकम, sir. यू वेलकम बच्चों, यू वेलकम, वेरी गुड Bye. नाइट, वेरी गुड नाइट।